हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 4 फॉर्म्स पढ़ चुके हो। आप कौन कौन से फॉर्म्स पढ़े हैं? सबसे पहला कौन सा था? और पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पहला था सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा जॉइंट हिंदू फैमिली, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द फिफ्थ वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, या हम इसको कंपनी भी कहते हैं। ये क्यों शुरू की जाती है? क्या कारण था जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों शुरू की जाती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पढ़ी थी कि कुछ लोग मिलके और अपने हितों की रक्षा करने के लिए टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट दे फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी जब काम नहीं चलता, क्या दिक्कत आती है, क्या डिमेरिट्स होते हैं कि उनके पास कैपिटल कम होती है ना। उस मेन बात है कैपिटल की। कैपिटल जब ज्यादा चाहिए तो क्या बनाया जाता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी की कोई बच्चा डेफिनेशन बताओ, क्या होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी? फटाफट बोलो। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन नहीं है बेटे, ये वो थी कोऑपरेटिव सोसाइटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नॉट अ वॉलंटरी एसोसिएशन। ये ऐसे खुद लोग इकट्ठे ऐसे नहीं इच्छा हो गई और मिलके बन गए। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? नाम से पता चल रहा है जॉइंट स्टॉक। स्टॉक कहते हैं शेयर्स को। वैसे तो स्टॉक आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, स्टॉक माने तो गुड्स होती हैं, है ना, माल होता है बचा हुआ। लेकिन यहाँ पे स्टॉक क्या है? यहाँ पे स्टॉक का मतलब है शेयर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे जिसमें इकट्ठे शेयर्स, कैपिटल जो होती है, आपने आज भी पढ़ा था, आज की भी क्लास में, अच्छा 12th की क्लास थी, उसमें भी कंपनी चल रहा है एक्चुअली में। आप 11th में पढ़ते हो कंपनी क्या होती है, इसकी थ्योरी, और 12th में आप इसकी अकाउंटिंग सीखते हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि अगर इसकी आप डेफिनेशन देखो, व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो ये क्या होती है? अगर आपकी बुक में भी दी होगी इसकी डेफिनेशन, अ कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कुछ लोग हैं इकट्ठे हो रहे हैं, फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। देखो इसमें ना कुछ मैं ये डेफिनेशन लिख के आपका ध्यान बटाना चाहूंगी किन्हीं बातों पे, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि होती क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन माने ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म, कुछ लोग हैं इकट्ठे हुए, पर्संस फॉर्म, मतलब जो एसोसिएशन जो फॉर्म की गई है, किस लिए? फॉर कैरिंग आउट बिजनेस करने के लिए। ऐसे नहीं कुछ इकट्ठे हो गए चलो खेल खेलेंगे, कैरिंग आउट बिजनेस करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज। और एक जो अगली बात है एक्टिविटीज, and has a legal status of its members। अभी इसमें हम 2-3 चीजें इसी डेफिनेशन से ही देख रहे हैं। क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी? एक तो ये एसोसिएशन है, एसोसिएशन माने इकट्ठे हो रहे हैं इसमें, ऑफ पर्संस। किसका एसोसिएशन? पर्संस का। किसके लिए? लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस एक्टिविटी, ताकि वो कुछ बिजनेस कर सके। और इसकी एक और जो अलग बात और क्या है, इससे और क्या बात निकल आती है? इज अ लीगल स्टेटस। इसका लीगल स्टेटस होती है, कानून से बनती है ये, कानून से इसका लीगल स्टेटस होता है। कंपनी जो होती है, ये जो होती है, इसको हम कई बार आर्टिफिशियल भी कहते हैं, आर्टिफिशियल स्टेटस भी होता है इसका, कानून से बनती है।
तो कंपनी जो होती है इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, अपने मेंबर से अलग है। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे कि क्या होती है। एक दो और डेफिनेशन भी दे सकते हैं इसकी कि अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। ये आर्टिफिशियल होती है, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द कॉन्टिप्लेशन ऑफ लॉ ऑफ द लॉ। एक और डेफिनेशन ये क्या होती है कि क्या होती है, ये आर्टिफिशियल होती है, इनविजिबल होती है, कंपनी दिखती नहीं है, कंपनी का नाम होता है लेकिन वो दिखती नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं होते, वो साइन नहीं कर सकती है। कहोगे पता नहीं है मैम क्या पढ़ा रही है, ऐसा तो हमने कुछ ऑनलाइन में नहीं पढ़ा था। ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया था हमें ऑनलाइन में। लेकिन अभी आप देखोगे, अभी आप इसके फीचर्स देखोगे तो सबसे पहला क्या है इसका फीचर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अगर हम फीचर्स देखें तो सबसे पहला फीचर क्या है, इसके फीचर्स देखते जाओ। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये मैं डेफिनेशन मिटा दूं, आपने लिख ली है, इसको साथ में लिख लो ताकि आपको याद रहे क्या मैम ने बताई थी। एक कोई डेफिनेशन याद कर लो, वो एग्जाम में भी आप वही वही लिखना, ठीक है। तो इसके फीचर्स में इसके हर एक का हम हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फीचर है इसका, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल होती है, कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी, दिखती नहीं है। क्यों क्यों इसको आर्टिफिशियल कहते हैं? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इसकी कोई शरीर नहीं है, इट हैज नो बॉडी, नो सोल, नो कॉन्शियसनेस। इसका कोई शरीर नहीं है, इसमें कोई आत्मा नहीं है, इसमें कोई चेतना नहीं है, ये सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये होती है, एग्जिस्ट करती है। कैसे? लेकिन फिर भी एक ये कैसा क्रिएटेड बाय लॉ है, और इसके पास क्या होती है, कैसे पता चलता है ये है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये उधार ले सकती है, उधार दे सकती है, और किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, स्यू एंड कैन बी स्यूड। एक वर्ड लिखा होता है स्यू एंड कैन बी स्यूड, ये वर्ड कई बार आएगा, कैन बी स्यूड। स्यू एंड कैन बी स्यूड का मतलब होता है ये मुकदमा चला सकती है, इट कैन स्यू, मुकदमा चला सकती है, कैन बी स्यूड, इसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। क्या मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन में मैंने आपको क्या बताया कि ये आर्टिफिशियल क्यों है, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। लेकिन इसका कोई शरीर नहीं है, इट हैज नो बॉडी, नो सोल, नो कॉन्शियसनेस, इट कैन नॉट ईट, कैन नॉट रन, कैन नॉट ब्रीथ, ना सांस ले सकती है, फिर भी ये है, स्टिल इट एग्जिस्ट। क्यों, कैसे पता चलता है? क्योंकि ये जो है इट कैन ओन इट्स प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकती है, और क्या कर सकती है, ये क्या बताया मैंने, उधार दे सकती है, उधार ले सकती है, इट्स स्यू एंड कैन बी स्यू, इसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, ये मुकदमा चला सकती है, और क्या कर सकती है, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ में आ गई आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वाई कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसका आंसर लिख सकते हो आप। वाई कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्या लिखोगे? बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। दिखती नहीं है लेकिन ये होती है, पेपर्स में होती है, इसके नाम से हमें पता चलता है ये कंपनी है। ठीक है मैम, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? अभी आ रही हूं मैं, उस पर आ रही हूं। ठीक है, इसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, हमने इसकी डेफिनेशन में लिखा है ना, इट हैज अ लीगल स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर, इसके मेंबर से अलग इसकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। ये जो एसेट रखेगी वो कंपनी की एसेट है, कंपनी का खर्चा, कंपनी की इनकम। तो ये क्या है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसके अपने उससे अलग, अपने मेंबर से अलग, इसकी अपनी एसेट्स हैं, अपनी लायबिलिटी है। समझ में है? कंपनी की एसेट है, कंपनी की लायबिलिटी है, इसके मेंबर्स अलग होते हैं। ये समझ में आएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट किससे?
इसके मेंबर से सेपरेट। द अदर वन इज फॉर्मेशन, जो कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो फॉर्मेशन में अगर हम आए तो फॉर्मेशन जो है ये कंपनी की, जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हैं तो आराम से इजीली फॉर्म होती है। किसी का दिल करे आराम से अकेला बिजनेस शुरू कर ले, पार्टनरशिप में 2 लोग कर ले, शुरू कर ले, बिजनेस शुरू कर ले। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी 10 लोग मिलकर अच्छा अपने आप नहीं करते, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सिमिलरली कंपनीज में भी क्या होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए बहुत एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कोई भी कह दे मैं कंपनी बना लूं। कंपनी बनाने के लिए उसको बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, तब जाके कोई कंपनी शुरू होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी जना ऐसे कह दे मैं तो अपनी कंपनी बना रहा हूं। उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा, पेपर्स कुछ फाइल करने पड़ेंगे। लास्ट क्लास में आपने ये पढ़ा है, मैं उस पर आऊंगी, आपको सब समझाऊंगी आपको, ठीक है। इसके बाद है प्रीपीचुअल सक्सेशन, जो इसका नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है या इसका फीचर है, इसको बोलते हैं प्रीपीचुअल सक्सेशन। कौन बताएगा प्रीपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन कौन बताएगा? प्रीपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? कंपनी का भी एंड नहीं होती, हाँ, रहती है, अमर है कंपनी। कैसे कैसे अमर है? तब तक अमर है लॉ से। कंपनी इज अ परमानेंट। प्रीपीचुअल सक्सेशन का मतलब है इट्स अ परमानेंट है, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ क्रिएट करते हैं तो लॉ इसको एंड भी करता है कंपनी को। कोई मेंबर आए, कोई चला जाए, किसी की डेथ हो जाए, लेकिन कंपनी जो है ये चलती रहती है, बिकॉज इट इज ब्रॉट अप बाय लॉ या क्रिएटेड बाय लॉ, तो इट इज एंड बाय लॉ, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइन आती है, कई बार क्वेश्चन में भी आ जाती है कि मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट द कंपनी रिमेन फॉर एवर। ये लाइन क्या लिखो? प्रीपीचुअल सक्सेशन के लिए है। क्या लाइन मैं लिख रही हूं? क्या लिख रही हूं? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में कम, मेंबर्स आए, चाहे मेंबर आए, मेंबर्स में गो, चाहे मेंबर्स जाएं, बट क्या लिखा है इसके बाद? बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर, बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर, लेकिन कंपनी बनी रहती है फॉर एवर। चाहे कोई कंपनी का क्या लिखा है, कंपनी में चाहे कोई लोग आए या चले जाए। आपने पार्टनरशिप में देखा है कि पार्टनरशिप में क्या क्या होता है कि अगर कई बार होता है सारे लोग मिलके या कुछ ऐसी चीजें होती है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। कोई अगर सोल प्रोप्राइटर है, अकेला ही अपना बिजनेस कर रहा है, उसको कुछ हो जाए खत्म। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, चाहे सारे के सारे इसके मेंबर्स भी मर जाए ना तो भी कंपनी नहीं खत्म होती, क्योंकि कैसे क्रिएट होती है? लॉ से। समझ में आ रहा है? तो ये होता है इसका प्रीपीचुअल सक्सेशन। ये भी आ सकता है कि एक ये लाइन ये लिखते हैं और आप बताओ, ये लाइन लिखते हैं कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर, विच फीचर्स इट सिग्निफाइज। किस फीचर को ये लाइन बता रही है? तो आप बता सकते हो किस फीचर को ये लाइन बता रही है? किस फीचर को बता रही है? प्रीपीचुअल सक्सेशन, ठीक है। और कंट्रोल की बात करें, इसका ना कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। फिफ्थ इसका हम फीचर करेंगे, यहां मैं इसकी डेफिनेशन मिटा रही हूं। फिफ्थ फीचर हम ले रहे हैं इसका। फिफ्थ फीचर क्या है इसका? कंट्रोल। अब कंपनी का जो कंट्रोल होता है ना वो 2 हाथों में होता है। कंट्रोल इस फिफ्थ फीचर, ये ना 2 हाथों में होता है। एक तो इसके शेयर होल्डर, एक होते हैं इसके डायरेक्टर्स, और कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स होते हैं ना इसके ऑनर्स होते हैं, मालिक होते हैं। शेयर होल्डर क्या होते हैं? कोई बताएगा शेयर होल्डर क्या होते हैं?
शेयर्स क्या होते हैं पहले बताओ, शेयर क्या होता है, फिर शेयर होल्डर पे आते हैं। बोलो बोलो क्या होता है शेयर, तब तो शेयर होल्डर मैंने तुम्हें अपनी क्लास में तो मैंने 11C में बोल रखा है कि मैं कोई शब्द बोलूं और आपको भी बोल रही हूं, मैं पढ़ाते हुए कोई शब्द बोलूं और आपको उसका मीनिंग ना समझ में आए तो आप एकदम बोला करो मैम ये आपने क्या बोला, मैंने ये वर्ड बोला शेयर होल्डर, आपको पता नहीं है तो आप एकदम मेरे से पूछो मैम ये शेयर होल्डर क्या होता है। लेकिन अगर आप ऐसे सुनते रहोगे तो मेरे को लगेगा इनको आता है। क्या होता है शेयर होल्डर, बताओ फटाफट। मैम जो कंपनी के कैपिटल सब्सक्राइब करते हैं, जो कैपिटल सब्सक्राइब करते हैं, कंपनी जो होती है ना, मैंने आपको बताया क्योंकि कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है इसलिए कंपनी बनाई जाती है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी भी लिमिट होती है कंपनी की, उसके मेंबर्स लिमिटेड होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं उसकी जितनी कैपिटल डालते हैं। लेकिन जब लाखों रुपए चाहिए, अगर किसी को करोड़ों रुपए चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इतना पैसा होता है, जैसे आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इतनी बड़ी, अमेजन है, इतना इनके पास पैसा है कि एक पूरे देश की इकोनॉमी को एक साल चलाने के लिए बजट का एक साल का जितना पैसा रखते हैं, लाखों करोड़ों रुपए, उतना एक कंपनी के पास अपनी कैपिटल है। अब ये कैपिटल कहाँ से लाते हैं, इतनी कैपिटल अगर किसी को चाहिए तो वो कहाँ से लाते हैं, ये ना बाजार में से लेते हैं, कैपिटल मार्केट होती है उधर से। करते क्या है, जैसे कि मान लो मेरी एक कंपनी है और मैंने एक कंपनी खोली, अब जया एंड कंपनी, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम है जया एंड कंपनी, और मैंने सोचा कि मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए। अब 10 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे को कंपनी खोलनी है, मेरे को बड़ा बिजनेस करना है और मेरे को इतना पैसा चाहिए। अब ये पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास अपना नहीं है, लेकिन मेरे पास आइडिया, मेरे को उतना कैपिटल रिक्वायर्ड है। देखो अगर ना अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप इसको रीज्वाइन कर लेना, ठीक है, अभी 10 मिनट में खत्म होगी। उससे पहले अगर हमारी क्लास ओवर हो जाती है तो ओवर कैरेक्टर 6 पे, और अगर नहीं होती है तो आप इसको रीज्वाइन कर लेना ताकि हम इस टॉपिक को कवर कर पाए, कंप्लीट कर पाए। तो मैं आपको बताई थी कि अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं कहां से लूंगी, मैं इस 10 करोड़ को समझ लो 100 रुपए के शेयर में बांट देती हूँ, तो मैं कितने 10 लाख शेयर जो है इश्यू करूंगी बाजार में, 100 रुपए का एक शेयर। अब समझ लो अनन्या ने मेरे 100 शेयर खरीदे मेरी कंपनी के, 100 into 100, 100 रुपए का एक शेयर है ना, 100, तो अनन्या मेरी कंपनी में कितने रुपए की शेयर होल्डर हो गई, 10,000 रुपए की। कितने रुपए की शेयर होल्डर हो गई, 10,000 रुपए की। आकांक्षा ने मेरी कंपनी के 500 शेयर खरीदे, 100 रुपए का एक शेयर है, 500 रुपए के खरीदे। अब आकांक्षा मेरी कंपनी की कितनी शेयर होल्डर हो गई, 50,000 की, ठीक है। अभिषेक ने मेरी कंपनी के 1,000 शेयर खरीदे, 100 into 1,000, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख रुपए का जो है शेयर होल्डर कौन है, अभिषेक। तो अनन्या 10,000 की शेयर होल्डर है, आकांक्षा 50,000 की शेयर होल्डर है, क्या नाम है, अभिषेक जो है, अभिषेक नाम है ना, अभिषेक 1 लाख रुपीज का शेयर होल्डर, शेयर इसने होल्ड कर रखे हैं। समझ में, शेयर क्यों कहते हैं कि कंपनी की कैपिटल में इनका इतना शेयर माने होता है हिस्सा, शेयर माने हिस्सा, कैपिटल में इनका इतना हिस्सा है, और जितने किसी के पास जितने शेयर होते हैं वो उतने रुपए का मालिक होता है उस कंपनी का। समझ में आया, ये शेयर होल्डर बात समझ में आ गई, शेयर समझ में आ गया। शेयर क्या होता है, कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है। हर पार्ट, जैसे मैंने 10 करोड़ को 100 रुपए में बांट दिया तो वो हर पार्ट क्या कहलाएगा, शेयर। चाहे मैं 100 में बांटू, 10 रुपए में बांटू, 1000 रुपए में बांटू, मुझे देखना है, हमें देखना है जो कंपनी शुरू कर रहा है। समझ में आ रहा है, तो इसको कहते हैं शेयर होल्डर। तो मैंने कहा है कंपनी का कंट्रोल जो होता है शेयर होल्डर के पास होता है या डायरेक्टर्स के पास होता है। शेयर होल्डर कौन होते हैं, ऑनर, मालिक, उतने हिस्से के जितने के उनके पास शेयर्स हैं। ये बात समझ में आ गई।
शेयर होल्डर कितने मालिक होते हैं? उतने हिस्से के जितने उनके पास शेयर है। तो ये ऑनर तो होते हैं, लेकिन ये डे टू डे लाइफ में मैनेज नहीं करते, रोज के डिसीजन शेयर होल्डर नहीं लेते। इनकी जनरल बॉडी मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, उसमें ये आते हैं, लेकिन ऐसे इनके हाथ में ये नहीं पावर होती है कि रोजमर्रा के डिसीजन में ये वो भाग लें। डायरेक्टर जो होते हैं आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, इसका मैनेजमेंट कौन करता है फिर? डायरेक्टर्स। अभी डायरेक्टर कौन होते हैं? डायरेक्टर जो होते हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कानूनन बनाए जाते हैं कि इस कंपनी का ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, इतने डायरेक्टर होने जरूरी होते हैं। प्राइवेट कंपनी है तो इतने, पब्लिक कंपनी है तो इतने। अभी हम उस पे आएंगे, उस टॉपिक पे, फिर मैं आपको सब बताऊंगी डिटेल में। समझ में आया? डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जाते हैं। हु आर द डायरेक्टर? डायरेक्टर्स आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कानूनन बनाए जाते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव, एंड दे आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर। और ये अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर कि कुछ भी डिसीजन लिया गया, सही लिया या नहीं लिया, अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर के प्रति ये अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल का मतलब होते हैं जवाबदेह। समझ में आया? कोई भी डिसीजन लिया गया, अगर कोई शेयर जनरल बॉडी मीटिंग में कोई शेयर होल्डर पूछता है आपने ये डिसीजन क्यों लिया, तो ये किसको जवाब देना पड़ता है? डायरेक्टर्स को। तो कंट्रोल जो होता है, मैंने बताया शेयर होल्डर मालिक होते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में इनका कंट्रोल नहीं होता। मैनेजमेंट और कंट्रोल किनके हाथ में होता है? ज्यादातर डायरेक्टर्स के पास। लेकिन डायरेक्टर को भी किसको जवाब देना पड़ता है? शेयर होल्डर्स को। ठीक है, कुछ भी निर्णय लेते वो ही हैं, लेकिन कोई गलत लिया, सही लिया, ये उनको किसको जवाब देना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स। बात समझ में आ गई? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैम, शेयर होल्डर्स पार्टनर्स ही होते हैं ना, एक तरीके से? पार्टनर नहीं होते हैं, उतने हिस्से के वो ऑनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, पार्टनर नहीं है। दे आर द ओनर्स, मालिक हैं वो उतने हिस्से के। समझ लो मैं 2 शेयर खरीदती हूँ 200 रुपए की, तो मैं उतने हिस्से की मालिक हूँ 200 रुपए की। मैम, तो हमें खरीद के क्या फायदा होगा? खरीदने का क्या फायदा होता है? खरीदने का ये फायदा होता है कि शेयर होल्डर, शेयर्स पे 2 तरह की हमें फायदा होता है। एक तो कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है उसको, उसके प्रॉफिट का हिस्सा, मतलब जैसे मान लो कि मेरी कंपनी को 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ और मेरी कंपनी में 10 लाख जो है शेयर होल्डर है, 10 लाख के शेयर्स हैं, तो 10 लाख में 1 करोड़ का फायदा हुआ, तो मेरे को हर जने को मैं कितना रुपया दूंगी? 10 रुपया एक शेयर पे प्रॉफिट दूंगी, मान लो मैं। अब जिसके पास 100 शेयर है उनको कितना डिविडेंड, इसको बोलते डिविडेंड। जितना प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसको जितने शेयर्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम आगे 12th में भी पढ़ेंगे। अभी बस आप आसान में इतना समझो कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है जो उसको बांटना होता है अगर शेयर होल्डर्स को, तो वो जितने शेयर्स डाउन हो गया। तो शेयर्स पे 2 तरह की इनकम होती है। एक तो डिविडेंड हर साल मिलता है अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो। दूसरा, शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती घटती है, और अगर हमें अपनी शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो जो लोग शेयर्स का ही काम करते हैं वो क्या करते हैं? शेयर्स को मार्केट में बेच देते हैं, फिर किसी और कंपनी का शेयर खरीद लेंगे, फिर उसमें अगर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही होगी तो उसको बेच देंगे। दिस इज कॉल्ड, 2 तरह का हो गया। एक तो शेयर, इसको बोलते हैं वेल्थ या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। 12th में आप पढ़ोगे इसको, आजकल वही टॉपिक हम वहां भी पढ़ा रहे हैं, 12th में ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि क्या होता है? शेयर पे डिविडेंड मिलता है जो प्रॉफिट में से मिलता है। दूसरा, शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, अगर वो बढ़ जाती है तो उससे उसको बेच के वो लाभ कमा सकते हैं, फिर वो डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो लाभ मिल जाएगा। अनन्या को पैसे चाहिए, अनन्या ने मार्केट में पता किया, उसको मेरी कंपनी से तो मिलेगी नहीं, तो अनन्या क्या मार्केट में पता किया, 100 रुपए का शेयर जो है 200 रुपए में बिक रहा था, इसने अपने 100 के 100 शेयर अब 200 रुपए में बेच दिए। 10,000 रुपए कंपनी में लगाए थे, अब इसके हो गए 20,000। 10,000 तो इसको अपने वापस मिल गए और 10,000 प्रॉफिट मिल गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से कोई लोग शेयर क्यों खरीदते हैं? इसलिए खरीदते हैं। जो लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं उनको डिविडेंड मिलता रहता है, जो इस तरह से अर्न करना चाहते हैं वो शेयर्स को बेचते खरीदते रहते हैं।
फिर किस कंपनी का शेयर खरीदेंगे। तो ये आई बात शेयर्स की। कंट्रोल की बात कहें तो मैंने बताया था कि कंट्रोल, असल में कंट्रोल किनके हाथ में रहता है? डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है। ठीक है, कंट्रोल समझ में आया? कंट्रोल किसके पास रहता है कंपनी का? असल में कंट्रोल किसके पास रहता है? असल में डायरेक्टर्स के पास रहता है, लेकिन हम वैसे कहते हैं कि अगर कंपनी को कंट्रोल चाहिए तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स और शेयर होल्डर्स में से अगर कंपेयर करें, अभी डिबेंचर अलग चीज है, वो बाद में पढ़ाऊंगी मैं। अभी आप इतना ही समझो कि कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? डायरेक्टर्स के हाथ में। अब जो चीज मैं समझा रही हूँ, लायबिलिटी क्या होती है? सिक्स्थ है लायबिलिटी आप देखते हो या तो लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है। तो जो कंपनी को अगर हम देखें तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। अब लिमिटेड कितनी होती है? कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के जैसे लॉस हो गया कंपनी को, और कंपनी को उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहां से आएगा? शेयर होल्डर से अगर वो लें तो सिर्फ उतना ही ले सकते हैं। कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर से उतना ही पैसा ले सकते हैं जितना उनसे अभी तक मांगा नहीं गया। कैसे? अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे मैंने पिछला ही एग्जाम्पल जो लिया था 100 रुपए के शेयर वाला, कि जया एंड कंपनी के शेयर 100 रुपए का एक शेयर है, तो इकट्ठा 100 का नहीं बेचते। इसको कैसे बेचा जाता है? टुकड़ों में बांट के पैसे मंगाए जाते हैं। जैसे 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, 100 रुपीज पर शेयर, तो इसमें से 10 रुपए जो है एप्लीकेशन पे मंगाए जाते हैं, मंगाए गए, मान लो 10 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 40 रुपए हो गए, और उसके बाद 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 20 रुपए सेकेंड कॉल पे, और 10 रुपए फाइनल कॉल पे। ऐसे पैसे मंगाए गए। फाइनल कॉल 100 रुपए के शेयर के पैसे ऐसे टुकड़ों में बांट के मंगाए जाते हैं। ठीक है, आपने शेयर खरीदे और फिर जो है जया एंड कंपनी के तो शेयर में आपसे मैंने पूरे उस साल में लगभग 70 रुपए मंगा लिए, 30 रुपए अभी मंगाए नहीं थे और पड़े हुए थे अभी। और फिर क्या हुआ? कंपनी को हो गया लॉस और कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी शेयर होल्डर से कितना पैसा ले सकती है? सिर्फ इतना जो अभी तक मंगाया नहीं गया, 30 रुपए के हिसाब से। जैसे अनन्या के पास अगर 100 शेयर थे तो अनन्या 100 × 30 कितना देगी? 3000 रुपए अनन्या दे सकती है, बस, इससे ज्यादा नहीं ले सकते अनन्या से। ऐसे ही अगर आकांक्षा के पास 500 शेयर थे तो 500 × 30 अभी मांगे नहीं गए थे, तो ये कितना देगा? 15,000 रुपए। और आकांक्षा कितनी देगी? 15,000 रुपए। मैक्सिमम इतनी लायबिलिटी है इसकी। कितना भी लॉस हो कंपनी को, शेयर होल्डर इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। कितना पैसा देते हैं? जितना अनकॉल्ड मनी है, जितना अभी तक उनसे मांगा नहीं गया। पूरा ले चुके हैं तो कुछ भी नहीं देंगे शेयर होल्डर। मान लो 100 के 100 हो गए, फुल एंड फाइनल पेमेंट आपने कर दी है, तो आपसे कंपनी और पैसे नहीं मांग सकती। कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितना उनसे पैसा अभी तक मांगा नहीं गया। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? द नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी। समझ में आ गई? लायबिलिटी कितनी होती है मैंने अभी क्या बताई? In the case the company incur huge liabilities, then the shareholders can be asked to contribute the unpaid balance of their shares. उनके शेयर्स का जो अनपेड बैलेंस है सिर्फ उतना ही पेमेंट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करते। द अनदर फीचर इज 6 लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी समझ में आ गई, कंट्रोल समझ में आ गया। 7th है कॉमन सील। अभी कॉमन सील क्या होती है? सील क्या होती है?
कौन बताएगा सील क्या होती है? सील क्या होती है? सील लगाओ। क्या पढ़ते हो फिर तुम ऑनलाइन क्लास में? सब कर लेते हो, आंसर गूगल फॉर्म में 10 में से 10 सारा वो भर के दे देते हो, फिर भी कुछ समझ नहीं आया। सील क्या होती है? सील होती है मोहर। सील वो मत समझना सील लगा गए, सील है मोहर। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, साइन तो वो कर नहीं सकती, पर उसको कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, तो उसके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स तब वो माने जाते हैं जब उसके ऊपर सील लगी होती है उसकी, क्योंकि वही उसके साइन है। अगर प्रिंसिपल से आप कोई हमारे स्कूल से पेपर लो और उसके ऊपर अगर प्रिंसिपल साइन ना करे तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? आप मेरे से कोई मार्क्स लो और मैं आपको बिना साइन के ऐसे लिख के दे दूं नंबर, आप जाके बैंक में कहीं दिखाने हो आपको किसी कॉलेज में, कोई मानेगा? कहेगा इस पे किसी के साइन तो है नहीं, कोई मोहर लगी है, कोई साइन है? होता है कि नहीं होता? सिमिलरली जो कंपनी होती है, कंपनी के पास साइन की जगह क्या होती है? कॉमन सील होती है। अच्छा, एक और भी बात है कि ये सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो ही सही, कंपलसरी नहीं है। अगर सील होगी तो ठीक है, ज्यादातर हम यही लिखते हैं, इसके फीचर्स में हम लिखते हैं कि कंपनी के पास सील होती है। और इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील देन द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड्स रेजोल्यूशंस, अथॉरिटी बाय अ बोर्ड्स रेजोल्यूशन। या तो उसको अथोराइज किया गया कि तुम साइन करोगे, या कोई नहीं है तो फिर क्या होती है? उनके पास एक सील होती है, एक मोहर होती है जो हर डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है, जिससे वो डॉक्यूमेंट ऑथोराइज होता है कि हाँ ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का पेपर है, इसके ऊपर सील लगी हुई है, मोहर लगी हुई है। समझ आ गई? कॉमन सील की बात समझ में आ गई। द अदर वन इज रिस्क बियरिंग। कंपनी का जो रिस्क होता है वो कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स में बराबर बट जाता है। जैसे हम सोल प्रोप्राइटर में पढ़ते हैं, सारा रिस्क अकेले उसको उठाना पड़ता है। पार्टनरशिप में देखो तो पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, सारा रिस्क उसको उठाना पड़ता है। लेकिन कंपनी में अगर हम देखें रिस्क बियरिंग कितना रहता है? सारे शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है, और कितना अमाउंट? उतना जितना कि उन्होंने अभी तक नहीं दिया। तो रिस्क बियरिंग में क्या होता है कि रिस्क कुछ लोगों के पास नहीं होता, सब शेयर होल्डर में बढ़ जाता है। रिस्क बियरिंग इज स्कैटर्ड अमाउंट द ऑल शेयर होल्डर्स टू द अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर्स। जितना उन्हें शेयर्स का अनपेड अमाउंट है जो अभी तक नहीं दिया, उतने तक उनकी रिस्क बियरिंग रहती है। द अदर इज द लास्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर का क्या मतलब है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर अनन्या को पैसे की जरूरत पड़े तो अनन्या वापस मुझे नहीं कर सकती, क्या करेगी? इसको बेच देगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब है मार्केट में वो बेच सकती है। और द शेयर होल्डर एंजॉय अ राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर्स टू द अदर पर्सन इन द ओपन मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स कहाँ बिकते हैं? शेयर्स जिस मार्केट में बिकते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, क्या बताया मैंने? शेयर्स जहां बिकते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस मार्केट को, जैसे सब्जी मार्केट, सब्जी बिकती है जहां पे, उसको क्या बोलते हैं? सब्जी मंडी। शेयर मार्केट को का एक और नाम क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहाँ होते हैं? अनन्या कहाँ बेचेगी ये शेयर्स? स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आया? तो शेयर ट्रांसफर, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर, शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है इन द स्टॉक एक्सचेंज एट द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट एट दैट टाइम। उस समय शेयर्स का जो प्राइस होगा, जैसे मैंने बताया अनन्या को पैसे की जरूरत थी, उसने 100 रुपए का शेयर मार्केट में, उस समय उसके शेयर की प्राइस, मेरी कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस क्या था? 100 रुपए का शेयर 200 रुपए में बिक रहा था। तो अनन्या ने इसका फायदा उठाया, उसने कहा मेरे को पैसे की भी जरूरत है, वाओ 10,000 रुपए लगाए थे, मेरे को तो 20,000 रुपए मिल गए। उसने आराम से अपने 100 के 100 शेयर 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, उसके बाद वो शेयर खरीदे आकांक्षा ने। ठीक है, आकांक्षा के पास पहले 500 शेयर थे, 100 शेयर इसको अनन्या के, और इसने डायरेक्ट इसको नहीं बेचा, शेयर मार्केट में बेचा। आकांक्षा ने शेयर मार्केट से अनन्या के 100 शेयर और खरीद लिए।
अब आकांक्षा के पास पहले 500 शेयर थे, अब 600 शेयर हो गए। तो ये शेयर कहां से, अनन्या से कहां ट्रांसफर हो गए, आकांक्षा के पास। आकांक्षा को फिर कभी पैसे की जरूरत पड़ी या उसने देखा, अरे थोड़े 1 महीने के बाद आकांक्षा ने देखा मार्केट में तो शेयर का प्राइस और बढ़ रहा है, मेरी कंपनी बड़ा प्रॉफिट पे जा रही थी, अब मेरी कंपनी का शेयर हो गए 300 रुपए पर शेयर के हिसाब से, 300 रुपए का मार्केट प्राइस है। तो आकांक्षा को लगा वाह मजे हैं, ये तो मेरे पास तो 600 शेयर है, मैं तो फायदा उठा सकती हूँ। तो इसने मेरी कंपनी में कितने रुपए लगाए थे, पहले 500 शेयर लगाए थे, तो इसने पहले इसने 50,000 रुपए लगाए थे, फिर इसने 100 शेयर और 20,000 के खरीदे थे, 70,000 रुपए और हो गए। तो इसने 70,000 रुपए टोटल इन शेयर्स पे लगा रखे, 600 शेयर्स पे। और अब जब ये मार्केट में बेचने गई तो मेरा एक शेयर का प्राइस है, मेरी कंपनी का एक शेयर जो 100 रुपए का था वो 300 रुपए का बिक रहा है। तो इसके पास कितने शेयर हैं, 600 शेयर, और इसने बेचे तो इसको 1,80,000 रुपए मिल गए। 70,000 रुपए लगा के इसको 1,80,000 आकांक्षा को मिल गए। तो कितने रुपए फालतू मिल गए इसको, 70,000 रुपए लगाए थे, 1,10,000 रुपए इसको फालतू मिल गए। समझ में, इस तरह से लोग शेयर्स पे प्रॉफिट कमाते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर हो सकता है। अब शेयर आकांक्षा से कहीं और चले गए, जिसको इसने बेचा, मान लो मिस्टर लाल को बेचा तो मिस्टर लाल के हो गए। तो शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड, शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये फीचर सबको समझ में आ गए, सब समझ में आ गए क्या क्या होते हैं। कंपनी को हम आर्टिफिशियल कंपनी क्यों कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं, लायबिलिटी कितनी रहती है। तो आज हम अगर हमें इसके मेरिट पूछें, इसके मेरिट एकदम से अब आपको समझ में आएंगे, 2-3 मिनट के अंदर अंदर हम इसके मेरिट कर लेते हैं। क्या इसका फायदा होता है, क्यों बनाई जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्यों बनाई जाती है, क्योंकि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कितनी लिमिटेड, कितनी लिमिटेड, जितना उनका शेयर का अभी तक पैसा नहीं मांगा गया, टू द अनकॉल्ड मनी ऑफ देयर शेयर्स। जैसे मैंने बताया था 100 शेयर्स पे सिर्फ 70 रुपए मांगे गए, 30 रुपए जो नहीं मांगे गए, उतनी लायबिलिटी होती है उनकी। इससे ज्यादा नहीं, कंपनी को कितना भी लॉस हो जाए, उनके घर का कोई मकान दुकान नहीं खरीदेगा, नहीं लेगा। आवाज नहीं आ रही सही से, आवाज नहीं आ रही मेरी, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है। दूर जा रहे तो आवाज नहीं आ रही, दूर जा रही हूं तो आवाज नहीं आ रही, बताते फिर। अच्छा और बताओ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो ट्रांसफर किया जा सकता है, शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। यस मैम। और इसके अलावा इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। मैंने बताया था चाहे सारे लोग मर जाएं लेकिन कंपनी रहती है। जैसे वैसे क्या होता है, मैंने बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बहुत नुकसान होता है कि वो सोल प्रोप्राइटर को कुछ हो जाए तो बिजनेस खत्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मैंने बोला था ना, शेयर होल्डर ये पीपल में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। परपेचुअल सक्सेशन होती है, इसकी एग्जिस्टेंस होती है। और एक और फायदा जो होता है इसमें वो ये होता है कि स्कोप फॉर एक्सपेंशन। कंपनी कितना भी पैसा जो है मार्केट से ले सकती है, कितना भी नहीं ले सकती है, ऐसा नहीं है। इसका एक पेपर होता है, उसमें लिखा होता है, इसको लिखना होता है अपना जब रजिस्ट्रेशन कराती है तो कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। इसका एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। जैसे जया एंड कंपनी का जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया तो हमने लिखा कि हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो 50 करोड़ रुपए है। तो मैं चाहे अभी 1 करोड़ इश्यू करूं बाजार में, चाहे 2 करोड़ 10 करोड़, लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा कभी बाजार से नहीं पैसा ले सकती मैं। समझ में? ऑथोराइज्ड कैपिटल जितनी होती है तो उतने तक वो कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, उतना पैसा वो मार्केट से ले सकते हैं। द अदर इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसका ये फायदा होता है क्योंकि कंपनी के पास बहुत पैसा होता है, क्योंकि वो बाजार से पैसा लेती है तो वो हर चीज के वो रख लेती है एक्सपर्ट। मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, उसका सेल्स मैनेजर एक्सपर्ट होगा, अकाउंटेंट एक्सपर्ट्स होंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे तो उसके एक्सपर्ट, उनको एक्सपर्टाइज का फायदा मिलता है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है।
समझ में आ रहा है? जैसे तुमने देखा पार्टनरशिप में देखा तो हमने ये देखा कि उसमें एक्सपर्ट्स नहीं होते थे उनके पास, 2 जने 3 जने 4 जने जो भी हैं, जितना कैपिटल लगा रहे हैं, कैपिटल कम है, लोग भी कम है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनके पास क्योंकि बहुत सारा पैसा होता है, इनको जो भी काम कराना होता है उसके ये एक्सपर्ट बाजार से मतलब अपॉइंट करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। तो ये क्या है, इसका मेरिट है। क्या मेरिट है, इसका क्या फायदा है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है इनको। और नुकसान क्या क्या होता है, डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसको एस्टेब्लिश करने में बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। ये नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगी कि कंपनी कैसे एस्टेब्लिश की जाती है, कैसे शुरू की जाती है, ठीक है। और इसमें एक कंपनी को ये भी करना होता है कि हर साल इनको अपने सारे सारा रिजल्ट की प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब इनको अपनी पेपर में देनी पड़ती है, अखबार में देनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, सीक्रेसी नहीं रहती, कोई धोखा नहीं दे सकते हैं ये लोगों को। एंड द लास्ट वन इज, और भी बहुत सारा है, इसको फिर नहीं तो हम अगली क्लास में देखें, डिमेरिट्स को हम अगली क्लास में देखें। तो हम आज इतना ही रखते हैं, मेरिट्स तक ही रखते हैं, डिमेरिट्स को हम अगली क्लास में रखेंगे। बहुत लंबी हो गई है क्लास, तो डिमेरिट्स को हम अगली क्लास में लेंगे। और जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो इसके क्वेश्चंस जो आपने पिछली बार किए थे उसको आप एक बार दोबारा देखना करके कि आपको अब जितना अच्छा समझ में आ रहा है या पहले आ रहा था। मैम ऑनलाइन क्लास में ना 7 चैप्टर कराया था। मुझे मालूम है, इसके बाद का चैप्टर कराया था कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस एक बताया था और एक फॉर्मेशन बताई थी कल की क्लास में ना, कि कंपनी कैसे एस्टेब्लिश की जाती है। वो नेक्स्ट क्लास लूंगी मैं आपकी, करवा दूंगी। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास से पहले मैं इतना आपका करवा दूंगी, ठीक है।